इसलिए तो ये लोग दहेज देते हैं। लड़की का दहेज उसकी तरफ से इस बिजनेस पार्टनरशिप में उसका हिस्सा है। ये लोग इतने पुराने हैं, इतने समझदार हैं कि औरतों के साथ कुछ बुरा व्यवहार नहीं होने देते। बहुत समझदार हैं ये लोग। ये चार्वाक से निकली प्रथाएं हैं, इसमें कोई औरत को परेशान करने वाला कोई पॉइंट नहीं उन्होंने रखा। हाँ, करने वाले तो वैसे भी कर ही देंगे। वो तो सोने की लड़की भी मिल जाए, उन्हें दूध की धुली भी मिल जाए, कोई देवी भी मिल जाए, वो उसका भी कचुम्बर बना देंगे बनाने वाले। लेकिन दहेज को समझो। लड़की घर से दहेज लेकर जाती है, वो इसको खेल समझ रही है, वो भी इसी को खेल समझ रही है, वो कोई पागल नहीं है। जबकि विदेशों में लोग बिजनेस को, विदेशों में लोग शादी को बिजनेस की तरह नहीं लेते हैं, वो इसको एक प्यार की घटना समझते हैं। वो प्रैक्टिकली नहीं लेते, वो सपनों में उड़ रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो है ना, हाँ, कितनी प्यारी मैरीलैंड, एकदम फेरीलैंड, एकदम सपनों की दुनिया है। भारत ऐसे चक्करों में नहीं पड़ता। वो लड़की घर से निकलते टाइम जानती है मैं काम पर जा रही हूँ, वो एक ऐसे ऑफिस जा रही हूँ जिससे कभी वापस नहीं आऊंगी। वहां काम करना है मेरे को। और वो भी सोचते हैं कि हम एक लड़की को ला रहे हैं क्योंकि दो काम कर रहे हैं। एक तो हमें जो धंधा चल रहा है, हमारा दुकान है, दूध का धंधा है, फलाना धंधा है, उसको हम लोग बढ़ाएंगे। उसको वो आएगी तो एक हाथ भी बढ़ेगा, थोड़ा पैसा भी आएगा, क्योंकि वो पैसे तो लेकर आएगी ना, वो अपना पार्ट भी तो लेकर आती है। वो कोई गाय बकरी बनकर वहां नहीं जा रही है, वो इस धंधे में अपना पैसा डाल रही है। उसने अपनी आजादी पहले ही खरीद ली है। अंग्रेज लोग अभी हमारे सामने बच्चे हैं। वहां शादी से वहां शादी के समय दहेज लिया नहीं जाता, जबकि तलाक होने पर मर्द को अपनी औरत को दहेज देना पड़ता है। भारत एडवांस देश है, वो पहले ही लड़की से पैसे ले लेता है। इसकी ये दो घटनाएं होती हैं पहले पैसे लेने से, दहेज लेने से। क्या? एक, अगर वो, देखो वो तो अंडरस्टूड है, सबको पता है कि अगर कोई आदमी किसी औरत को छोड़ेगा, है ना, तलाक देगा, तो उसको उसको पैसे तो देने पड़ेंगे ना, उसको कुछ खर्चा भी देना पड़ेगा। वो बेचारी औरत है, वो क्या करेगी? उसके स्किल भी कुछ ऐसे नहीं होते कि पैसे कमा लेगी। वो अंडरस्टूड है कि उसको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जब वो पहले ही पैसे लेकर आती है तो तलाक के समय उसी के पैसे उसको वापस कर दिए जाते हैं कि ये लो पैसे। और वो डिमांड भी करती है कि जी हमने इतना दहेज दिया था। तो वो कहते हैं ठीक है जी, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये लो दहेज वापस। और दूसरी दूसरी बात क्या होती है? दहेज देने से लड़के वालों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ जाता है, एक एहसान, जिस एहसान से वो कभी नहीं छूट पाता। मन में एक शर्म होती है। अगर कोई सीधा, थोड़ा सा भी सीधा आदमी हुआ, अच्छा आदमी हुआ, तो वो दहेज तो पहले मांगता नहीं है, क्योंकि वो एहसान लेना नहीं चाहता। पर उसको पता है कि सोसाइटी है, लेना पड़ेगा। ले लेता है तो वो थोड़ा चुप भी रहता है कि मुझे पैसों का सुनाएगी या कुछ है, तो वो थोड़ा कंट्रोल में रहता है। इसीलिए तो बहुत से लोग दहेज लेने के बाद भी बहुत झगड़ा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, क्योंकि वो इस एहसान का बोझ सह नहीं पा रहे होते। वो कहते हैं या तो और पैसे दो, या फिर ये जो थोड़े से दिए हैं ये भी वापस ले जाओ। देखा ना तुमने? दहेज ही वो वजह है जिस वजह से भारत में तलाक कम होते हैं। लेकिन लोग पत्नी को इसी दबाव के चलते मारते पीटते हैं। देखो, तलाक कम होना कोई अच्छी खबर नहीं है। भारत में तलाक बहुत कम होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं, 2% तलाक होते हैं। लेकिन ये कोई अच्छी खबर थोड़ी है। दरअसल दोनों पार्टियों ने शादी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया गया होता है, इसलिए वो जल्दी से अलग नहीं हो पाते और बुरी शादियों में फंसे रहते हैं। प्यार की बात को तो भूल ही जाओ। देखो, तुम्हारा सवाल था प्यार और शादी करनी चाहिए, लेकिन प्यार पर तो हमने थोड़ा सा बोला, वो रामायण पर जाकर बात खत्म होगी। और शादी पर मैं बोलने लगा हूं, अब ब्रेक नहीं लग रही। भारतीय शादियों में प्यार ना के बराबर होता है, क्योंकि हमारे समाज में उसे पनपने का मौका ही नहीं दिया जाता। बच्चों को प्यार करना सिखाया ही नहीं जाता। उल्टा प्यार कोई बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें किसी से प्यार होगा, तो माँ बाप बोलेंगे क्या, पढ़ाई तो अब ये करेगा ही नहीं, गया। सबको पता है तुम आशिक हो गए, गए।
दुनिया में और कहीं भी आशिकों की तरफ देखकर हंसा नहीं जाता, हा 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 हा, ऐसे नहीं किया जाता। सिर्फ ये भारत है जिसमें आशिकों पर हंसते हैं लोग, क्योंकि वो कहते हैं काम किस काम में पड़ गया भाई। तो ये कौन सा अजीब सा काम है। भक्ति कर, साधना कर, हैं, एक टांग पर खड़ा हो जा, गंजा हो जा, नंगे पांव चल। ये लोग जानते हैं प्यार क्या होता है। तुम ये ना सोचो कि इन लोगों को नहीं पता है ना। तुम कई बार सोचते हो ना कि यार हमारे माँ बाप को क्या पता चला प्यार क्या होता है। इन्हें सब पता है, यही तो मुसीबत है। इन्हें पता है प्यार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और अच्छी तरह कैसे किया जाता है। इन्हें पता है गरीब भिखारी लोग अपनी बेटियां लेकर घूम रहे हैं ताकि अमीरों के पैसे वाले लड़के फंसा सकें। ये लोग जानते हैं कि शहर की सड़कें उन लड़कों से भरी हुई हैं जो प्यार का जाल फेंक कर अपनी जिंदगी भर की रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, घर वाले हैं ना, वो काम धंधा भी देख लेंगे कि लड़का क्या काम करता है, लड़की को घर का काम करना आता है या नहीं आता। पैसों की बात भी वो कर लेंगे। और जिस परिवार के साथ जुड़कर हमारी शक्ति दोगुनी होगी, उसी से तुम्हारा रिश्ता पक्का करेंगे। और शादी की चिंता भी तुम मत करो, बहुत बड़ा महल बुक कर लिया है। 500 से 1000 बाराती होंगे, तुम राजा रानी बनकर बैठना। नहीं तो तुम लोग कैसे ये सब कुछ करते फिरोगे बताना, और अपने आप होना हो। तुम्हारे साथ वही होता है जो तुम होने देते हो, जो तुम अपने हाथों से करते हो। तुम्हारे माँ बाप को पता है नहीं नजरें लड़ेंगी, नहीं प्यार होगा, नहीं एक दूसरे को देखेंगे, नहीं रिश्ते की बात होगी। मतलब होती है, वो तो इतनी कम होती है कि गिना ही नहीं जा सकता। तो वो क्या करते हैं खुद ही, उन्हें पता है हो ना हो, किसके साथ अपने आप होता है, करोगे तो हो, कुछ तो होगा। और ये नौटंकी बाज बाराती झगड़ा भी करते हैं। लड़की लेने जा रहे हैं, तलवार लेकर जा रहे हैं, घोड़े पर बैठे हैं, बंदे को फीलिंग तो आई जाती है। ऊपर से शराबी दोस्त, जीजा अलग से नाराज है, फूफा जी रो रहे हैं, चाचा जी आए ही नहीं, वो बोल रहे हैं मैं नहीं आऊंगा। देख रहे हो भावनाओं का नंगा नाच, देख रहे हो मस्तियां, देख रहे हो हिप्नोटिज्म। रिश्तेदार चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी खुशी देखकर जल भुन रहे हैं। दिमाग पर खेल का जादू जो छाया होता है, लोगों की भावनाएं उबल उबल कर बाहर आ रही होती हैं। दुनिया में तुमने कहीं और जीजा साली देखा है कि जो, मतलब जीजा साली तो हर कहीं होते हैं, कहने का मतलब है जो ये लोग कहते हैं साली आधी घर वाली, जीजा समधी समधन, वहां मस्तियां चल रही हैं, वहां वो जीजा साली के पीछे भाग रहा है, समधन समधी समधन के पीछे भाग रहा है, वो एक दूसरे को उसके साथ जोड़ियां बना रहे हैं, उसके हो नहीं रहा कुछ भी, कहने को है। देखो देखो देखो, मेरी बात को बड़े गौर से सुनो। सपने लेते हो, तुम्हारा पता नहीं, मैं तो लेता हूँ। और मेरे कैसे सब सपने होते हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे होते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या, मैं किसी लड़की को देखूं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं ये सपने लेता था, लेता भी हूँ, अपने आप आ जाते हैं भाई, सपने कौन रोक सकता है। मैं चाहता हूँ मैं किसी लड़की को देखूं, बड़ी, है ना, बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी, मुझे पसंद आ गई, और उसकी मम्मी और मेरी मम्मी सहेली है ना। वाह 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 वाह। या उसके चाचा जी और मेरे चाचा जी दोस्त हों, या ऐसा कुछ हो जाए, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऐसे सपने सब देखते हैं भाई। तो शादी में क्या हो रहा है, टेंट के अंदर क्या चल रहा होता है, वो सब तुम्हें दिखा रहे हैं कि जो सपना था तुम्हारा, अपने आप हो ना हो, शादी एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ वो लोग नौटंकी की तरह तुम्हारे सामने कर देते हैं। ये मानवीय व्यवहार है। शादियों में जितने भी इमोशनल ड्रामा होते हैं वो सब इसलिए होते हैं क्योंकि शादी चीज ही ऐसी है। शादी एक इमोशनल बंधन है, प्यार एक इमोशनल बंधन है। दूल्हा और दुल्हन उस दिन बहुत स्पेशल फील कर रहे होते हैं। और जब कोई मैरिड कपल किसी और की शादी में जाता है तो उसे अपनी शादी याद आ जाती है।
उसे रिश्तों का मर्म समझ में आता है। रिश्तों का मर्म क्या होता है, किसी का बन जाना, क्या होता है अपना सब कुछ किसी को सौंप देना, अपनी जिंदगी उसके भरोसे छोड़ देना। क्योंकि जब शादी हो रही होती है सबके दिलों में कुछ कुछ ना कुछ वो सुनामी उठ रही होती है, अलग अलग लोगों के दिल में अलग अलग सुनामियां उठ रही होती है। इसलिए इन भावनात्मक तूफान को लोग चीख चिल्लाकर, नाच गाकर या कभी कभी लड़कर प्रदर्शित करते हैं। देखो, कायदे से तुम्हें अपने प्रेमी से शादी करने के लिए तड़पना था। अगर शादी ना होती, तुम्हारे माँ बाप अरेंज मैरिज या वट एवर नहीं करवाते, और तुम खुद सोचते कि अपने आप, है ना, जो सपने होते हैं इंसान के, तुमने शादी के लिए तड़पना था, नाराज होना था ताकि जान सको उसके दिल में तुम्हारी क्या वैल्यू है। क्या तुम्हारे नाराज होने से उसे कोई फर्क पड़ता है? यहां मौसा जी नाराज चल रहे हैं, वो छोटा भाई नाराज है क्योंकि उसको नए जूते नहीं मिले, या उसको कपड़े नहीं पसंद आ रहे, या वो वैसे ही एक्साइटेड है क्योंकि भीड़ होती है ना, जब जब बहुत भीड़ इकट्ठी हुई होती है तो हर कोई चाहता है लोग मेरी तरफ देखें। तो कोई गिलास तोड़ रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई, है ना, वो चाहते हैं कि इतने 100 लोग इकट्ठे हुए हैं, मेरी तरफ पलट पलट कर देखें। जैसे फिल्मों में होता है ना, हीरो कुछ कहता है और सभी लड़कियां जिन्होंने शैंपेन का गिलास पकड़ा होता है वो पलट कर देखती हैं, है ना, क्या हुआ, क्या हुआ, किसका झगड़ा हो गया, क्या टूटा। कायदे से तुम्हारा इमोशनल ड्रामा होना चाहिए था लड़की के साथ या लड़के के साथ। उसकी सहेलियां तुमसे उसका चेहरा देखने के बदले में पैसे मांगती, शादी में जूते चुराती हैं। जूते चुराने का रिवाज क्या है कि वो वैसे तो तुम्हारे साथ होगा नहीं। सॉरी, होना चाहिए, कुछ के साथ होता भी है। फिर तुम नाचते गाते उसे मनाते, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि 90% लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी लव स्टोरी का एक घटिया सा और बेतुका सा एंड हो जाता है, और कई बार सारी जिंदगी के लिए बच्चे का विश्वास रिश्तों से उठ जाता है, प्यार से उठ जाता है। शादी क्योर है, क्योर, वो शादी एक दवाई है, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। मैं अब शादी को बड़ी पॉजिटिवली लेकर चल रहा हूँ, और आने वाले बहुत लेक्चर्स हैं उसमें भी शादी पॉजिटिव रहेगी। शादी है ही पॉजिटिव चीज। मैं देखता हूँ लोग डरे रहते हैं, शादी शादी से क्या हो जाएगा, क्योंकि वो लोगों को लड़ते हुए देखते हैं, वो उन्हें प्यार करते हुए नहीं देखते हैं। कोई लड़ भी रहा है, चलो, उनको समझ कम है, उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं है ना, तुम एक पॉइंट समझ रहे हो। हम बच्चे को प्यार की ट्रेनिंग नहीं देते, हमें लगता है वो सिखाने वाली चीज थोड़ी अपने आप हो जाएगा, अपने आप समझ जाएगा। और तुम्हारा बच्चा, तुम सोच रहे हो क्या हो गया इसको, वो किसी की याद में मर रहा है, दुखी हो रहा है, रो रहा है, खाना नहीं खा पा रहा, और उसको समझ में नहीं आ रहा लड़की से कैसे बात करते हैं, कोई है तरीका तुम्हारे पास? नहीं। उसी का इलाज तो शादी है। लव मैरिज कोई बुरी चीज नहीं है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज में से लव मैरिज अच्छी होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, वो कंफ्यूज ना हो, मैं उनको बता दूं, लव मैरिज अच्छी होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो जो चीज नाटक होनी चाहिए थी वो असल में हो रही होती है, और जब कोई चीज असल में हो रही होती है ना, तो बड़ी खतरनाक है भाई। देखो, शादी में क्या होता है, सब रिश्तेदार मिलकर सब कुछ तुम्हारे लिए कर दे। वो इमोशनल ड्रामा, रोना धोना, तुम स्टेज पर बैठे और देख रहे हो, तुम्हारी लाइफ में जो जो होना चाहिए था, तुम लड़की की जिंदगी में जा रहे हो, बीच में उसकी सहेलियां आके कह रही हैं क्या, कहाँ जा रहे हो, किससे बात करनी है, हम नहीं करने देंगे, यहाँ पर रिबन कटवाते हैं कि अंदर आना है तो पैसे दो, या हमारी कोई बात मानो, या हमें कुछ करके दिखाओ, है ना, वो एक घटना हो गई। फिर तुम कुछ कुछ ऐसा कुछ भी, बहुत ज्यादा मुझे याद नहीं आ रहा, तुम लोग ज्यादा समझदार हो।
तो वो क्या करते हैं, जो तुम्हारे साथ नहीं हुआ वो एक ही 2 दिन में कर देते हैं, शादी के 2 दिन में भाई साहब इंसान के साथ वो 50 सपने उसके पूरे कर देते हैं। रिश्तेदार तुम्हारा अंदर का वो भूत ठीक करते हैं, तुम्हें घोड़ी पर बैठा देते हैं, तलवार पकड़ा देते हैं, नागिन डांस करते हैं, खूब पागलपन। क्योंकि वो जो तुम करना चाहते थे वो घर से भागकर, वो भी एक पाखंड ही है। तुम्हारी वो हवस पूरी नहीं हुई, वो पाखंड नहीं कर पाए, तो ये वाला पाखंड कर लो। करना तो इंसान ने पाखंड ही होता है, इसलिए तो करने के बाद मजा नहीं आता। देखो होता क्या, इंसान सोचता है बहुत मजा आएगा, लेकिन जब वो शादी कर लेता है तो वो प्रैक्टिकल और असली दुनिया में आ जाता है वो। कुछ लोग होते हैं ना, वो मुझे कहते हैं यार मैं ना लड़कियों के पीछे पागल हूं, मुझे सारी अच्छी लगती हैं। मैं कहता हूँ क्योंकि तेरे साथ एक भी सेट नहीं हुई। कहता हाँ ये बात तो है। वो जब एक हो जाएगी तो एक मन संभल जाएगा, क्योंकि हो गया। सो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में शादियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, देखो कई लोग तो बड़े अच्छे चल रहे हैं, उनकी शादी होगी, अरेंज मैरिज होगी, बीवी है, बच्चे हैं, काम करते हैं, खुश हैं। हम उनको गिन ही नहीं रहे। क्यों नहीं गिन रहे? क्योंकि सवाल अगर पूछा गया है तो अच्छी चीज के लिए थोड़ी पूछा गया है। जाहिर सी बात है कुछ बुरा शादी में है, इसलिए तो पूछा गया है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जब मैं कहता हूं कि प्यार और शादी एक ही चीज है, तो मेरे कहने का मतलब है कि दो प्यार करने वालों को ही एक दूसरे से शादी करनी चाहिए। अरेंज मैरिज वो लोग करते हैं जिनका कोई प्रेमी नहीं है। शादी की संस्था लोगों की सहूलियत के लिए बनाई गई है, ना कि प्यार करने वालों को परेशान करने के लिए। अगर लोग शादी विवाह के सभी नियमों, कानूनों और शर्तों को मानकर चलें तो उनका जीवन उन प्रेमियों से बेहतर होगा जिनके पास रिश्तों को संभालने और चलाने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई नियम और कानून नहीं है। चार्वाक संबंधों की स्वतंत्रता पर विश्वास करता है। वो किसी ऐसा नहीं कि शादी हो गई गए। क्यों लोग शादी से डरते हैं? क्योंकि वो जानते कि मेरी गर्दन नहीं हिलने देगी। और उन्हें पता है कि लड़कियों को पता है कि मैं कुछ बंद हो जाऊंगी रसोई में जाके। इन्होंने सिर्फ फर्ज 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 है ना, बहू बहू घर आती है, कोई उसको सारे उसके 50 या 100 काम उसको क्या करने हैं उसकी लिस्ट तैयार है। वो शादी से पहले ही पूछ आते हैं, आता है ना ये करना, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको काम करने वाली मशीन चाहिए। लेकिन चार्वाक बड़ा स्वतंत्र, और वो जो रिश्ते बताता है, उसमें जो शर्तें बताता है, उसमें दोनों बड़े स्वतंत्र हैं। ये भावनाओं पर चलता है, इसमें हर तरह के संबंधों का सम्मान है। भाई सम्मान है, बड़ी इज्जत है यहाँ पर। जिसकी 2 पत्नियां हों, उसका अपनी दोनों पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और उन दोनों पत्नियों का आपस में क्या व्यवहार होना चाहिए, ये बताता है चार्वाक। जिसकी 5 पत्नियां हैं, जिसकी 10 पत्नियां हैं, जिसकी 50 पत्नियां हैं, ठीक है, उनका अपनी पत्नियों से क्या व्यवहार होना चाहिए और पत्नियों का आपस में क्या व्यवहार होना चाहिए। ज्यादा पत्नियों वाले पुरुष का व्यक्तित्व और बोलचाल कैसा होना चाहिए। खैर तुम समझ ही गए होगे कि अगर 16,000 पत्नियां रखनी है तो तुम्हारा व्यक्तित्व कृष्ण जैसा होना चाहिए। तुम रख सकते हो। कृष्ण चारवाक से ही आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पत्नी, ठीक है ना, वन वाइफ, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे एक पत्नी के साथ कैसे रहा जाता है, एक पत्नी वाले विवाह को अच्छे तरीके से कैसे भोगा जाता है। हम लोग सीखेंगे कि शादी किससे करनी चाहिए, वो कौन से 36 गुण हैं जो तुम दोनों के आपस में मिलने चाहिए। शादी के 7 वचन कौन से हैं,
ये 36 गुण और 7 वचन मनोविज्ञान के समुद्र के गहरे तलों में से निकले हुए मोती हैं। अगर तुम हिंदू विवाह को अच्छी तरह समझ गए, ब्रह्म विवाह को अच्छी तरह समझ गए, तो तुम चारवाक के एक पत्नी के साथ रहने वाले नियम और कानूनों को भी समझ जाओ। तो एक पत्नी के साथ कैसे रहना है चारवाक के मुताबिक, वो समझाने के लिए मैं ब्रह्म विवाह का सहारा लूंगा। ठीक है। एक पत्नी के साथ या एक प्रेमिका के साथ रहने के बाद, मैं पहले तुम्हें क्या सिखाऊंगा कि एक पत्नी और एक प्रेमिका के साथ रहना है, ये सिखाने के बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दो पत्नियों के साथ या दो प्रेमिकाओं के साथ कैसे रहना है, उन दोनों को एक साथ कैसे रखना है, उनकी तलाश कैसे करनी है, उन दोनों लड़कियों से ऐसा क्या कहना है कि वो दोनों तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाएं। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, 2 से 5, 5 से 10, फिर 10 से 50,